स्क्रीन पे? जी मैम। ओके बेटा, कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही फंक्शन है जो आपने फाइंड करना है। पेशेंट रिसीव्स अ 150 mg इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग एवरी 4 आवर्स। ड्रग से रिलेटेड जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को हर 4 घंटे के बाद लगाना होता है। मीन्स इसमें आपका जो पेशेंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, हर 4 आवर्स की बात हो रही है, टाइम पे डिपेंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो टाइम जो है वो आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और फंक्शन जो है वो जैसा कि फंक्शन द ग्राफ शोज द अमाउंट एफ ऑफ टी ऑफ द ड्रग। फंक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग को शो कर रहा है इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर टी आवर्स। हर आफ्टर टी आवर्स के बाद जो है हमारा फंक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम जो है कि उस इंजेक्शन को देने के बाद उसके ब्लड की फ्लो जो है वो क्या होता है, क्या वो फील करता है, उसको हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड लिमिट t अप्रोचेस टू 12 माइनस एफ ऑफ टी फाइंड करनी है, लिमिट t अप्रोचेस टू 12 प्लस एफ ऑफ टी फाइंड करनी है। एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस वन साइडेड लिमिट्स। इन वन साइडेड लिमिट्स की उसने कहा सिग्निफिकेंसेस भी शो करनी है, वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। तो t अप्रोचेस टू 12 माइनस पे जब आप फंक्शन फाइंड करेंगे तो सेम वही चीजें आप फाइंड कर रहे हैं, लिमिट्स और लिमिट्स की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। ये आर्बिट्रेरी ड्रग फ्लो स्ट्रीम जो है ब्लड की वो शो हो रही है आपके पास। मैम तो ये आपने इसमें वो फाइंड पॉइंट, इसमें ये पॉइंट नहीं दिए गए, ये नहीं पता कि आप 12 पे कौन सा पॉइंट आता है, वो पॉइंट नहीं दिए गए। बेटा देखें, ये एग्जैक्ट 12 के ऊपर, जब एग्जैक्ट 12 के ऊपर आपका फंक्शन है तो ये देखें यहाँ पर ये फंक्शन है। 12 से 1 माइनस की तरफ जाएंगे, 12 से 8 12 को अप्रोच कर रहा है या 16 12 को अप्रोच कर रहा है। जब 8 12 को अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्ट 8 के ऊपर ये पॉइंट, ओके, ये फंक्शन 12 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बेटा? मैम इस पे फिर वैल्यू क्या होगी, वही पता नहीं चल रहा ना। अच्छा अच्छा बेटा, वैल्यू देखिए, ये वैल्यूज तो रिप्रेजेंट हुई हुई हैं। ये क्या रिप्रेजेंट हुआ है? मैम ब्लड ये तो स्ट्रीम में ड्रग जो है वो फंक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऑनलाइन है। उसने इंटरवल्स बहुत बड़े ले लिए हैं। उसने इंटरवल्स कितने ले लिए हैं? 150 ले लिया, 300 ले लिया, तो आपने किड़ी अप्रोक्सीमेट क्लास करना है। 10 सही। आपने अप्रोक्सीमेशन देनी है कि 150 से कितना नजदीक है ये पॉइंट। अगर 8 से 12 तक ये डिस्कशन हो रही है तो ये पॉइंट हमारा 150 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में देंगे, नॉट एग्जैक्ट। ओके ओके मैम। जी मैम। टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा क्लास के? मैम 49 है। सारे ज्वाइन करते हैं 49 मैम। क्लास? इनफाइनाइट लिमिट से हमने डिस्कशन करनी थी ना। जी मैम। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। कितनी कम आ रही है? सब स्टूडेंट्स को कम आ रही है? नो मैम ठीक है। नो मैम। नो मैम ठीक आ रही है। ओके मेरे इधर मोबाइल पे 12:43 हुए हैं, 12:45 पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, ठीक है। ओके मैम। फिर वो बाद में पूछने लग जाते हैं बच्चे, मैडम ये कैसे पॉइंट था, ये कैसे पॉइंट था, तो उससे बेहतर है कि वो ज्वाइन कर लें 2 मिनट मैम में। जी मैम ये अब हमारे जो पेपर हैं वो 11 को हो गए हैं, तो हमारे ऑनलाइन होंगे कि यूनी में? ऑनलाइन। ऑनलाइन सही। जी मैम अगर 11 को यूनी ओपन हो जाती है तो? 11 को यूनी ओपन हो भी गई तो आपका सेमेस्टर ऑनलाइन ही रहेगा। ये पूरा सेमेस्टर जो है आपका। ओके मैम। क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशंस जैसे पहले ऑन थे, यूनिवर्सिटी वैसे ऑन थी, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं बुला रही थी।
और ये तब तक नहीं बुलाएंगे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मसला स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी बुलाने का नहीं है, मसला इतनी स्ट्रेंथ को एक रूम में शिफ्ट करना है। देखिए आप लोगों की क्लास जो मॉर्निंग की बनती है वो मेरे पास 78 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें 73 के 78 स्टूडेंट्स, और एक कमरे में 60 स्टूडेंट्स बैठे हों तो कमरा बिल्कुल फुल लग रहा होता है कि उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि स्टूडेंट्स जो है वो कवर कर सके, जा सके, गुजर सके, इतना फुल होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स को इकट्ठे बैठाने के लिए यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी। दूसरा, हॉस्टल में बच्चे रहेंगे आके, तो वो हॉस्टल तो बिल्कुल भी अभी ओपन नहीं होंगे, तो ये सेमेस्टर सारा वो ऐसे ही चलाएंगे ऑनलाइन। ये खुल भी गई यूनिवर्सिटी, मतलब एक जैसे किसको कहते हैं कागजी कार्रवाई हो भी गई कि यूनिवर्सिटी ने खुलना है, तो भी स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएगी इस सेमेस्टर में जब तक कोरोना से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सजेशंस नहीं मिलती उनको। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपनी जो लिमिट्स फाइंड की थी उसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होती थी हमारे पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स को, कि जब हम किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड करेंगे तो आंसर हमें इन्फिनिट मिलता है। इस सारी कंडीशंस को हम कैसे डील करेंगे ये हम अपनी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर। लिमिट फाइंड करनी है इफ इट एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करती है, या अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसको फाइंड करें। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो फंक्शन इन्फिनिट बन जाता है, लेकिन हमने पीछे प्रीवियस डिस्कशन में बार बार ये पढ़ा है कि इटसेल्फ पॉइंट के ऊपर हम बिहेवियर चेक नहीं करते, हम पॉइंट की नेबरहुड में बिहेवियर चेक करते हैं। मीन्स x अप्रोच कर रहा है 0 को तो x अप्रोच करेगा या 1 प्लस से 0 को या -1 से 0 को, तो हम वहाँ पे उसका बिहेवियर जो है उसको डिस्कस करते हैं। As x becomes close to 0, x square also becomes close to 0। जैसे ही x 0 के क्लोज होगा x स्क्वायर भी 0 के क्लोज होगा, एंड 1 ओवर x स्क्वायर becomes very large, और 1 ओवर x जो है वो बहुत लार्ज होता जाएगा। ये वैल्यू जितनी स्मॉल होगी ये 1 ओवर x उतना ही लार्ज होता जाएगा, नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जाए 1 ओवर x उतना स्मॉल होता जाता है। आपको पता है ये रिवर्स रिलेशंस होते हैं। तो उसने कहा कि x जितना 0 के क्लोज होगा उतना ही x स्क्वायर भी 0 के क्लोज हो जाएगा, और 1 ओवर x स्क्वायर जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू बनती जाएगी। लाइक दिस इज शोन इन योर टेबल कि 0 की नेबरहुड में हमने बिहेवियर चेक किया। जैसे ही हम 0.000, जैसे ही x 0 के नज़दीक है तो देखें वैल्यू आपको कितनी बड़ी मिल रही है। x को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती जाती है, x को थोड़ा ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन x जितना 0 के नज़दीक तरीन होता जाएगा, बिल्कुल नज़दीक तरीन होता जाएगा, उतना ही हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As x becomes close to 0, x square also becomes close to 0, and 1 over x square becomes very large। 1 over x square जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, like this। See the table in the margin। In fact, it appears from the graph of the functions f of x is equal to 1 over x square shown in figure 11। उसने कहा कि ये हमें फिगर 11 में शो हो रहा है। जैसे ही 1 है तो 1 पे आंसर आपको पता है -1 पे, और 1 पे आंसर 1 मिल रहा है। 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन स्मॉल होता जा रहा है, जितनी बड़ी वैल्यू देते जा रहे हैं फंक्शन उतना स्मॉल होता है। लेकिन 1 से पीछे जितनी छोटी वैल्यूज करते जा रहे हैं, जितना हम 0 के नजदीक होते जा रहे हैं, हमारा फंक्शन बहुत लार्ज होता जा रहा है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक लार्ज हो रहा है। इवन इतना लार्ज होता है कि जब हम बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं तो वो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है, या इन्फिनिट बन जाता है हमारा फंक्शन, एज शोन इन योर फिगर नंबर 11। That the values of f of x can be made arbitrary arbitrary large
by taking x close enough to 0. x को जितना 0 से क्लोज लेंगे फंक्शन की वैल्यू उतनी आर्बिट्रेरी लार्ज होती हैं, इस कदर ज्यादा लार्ज कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. Thus the values of f of x do not approach a number. So जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वो किसी नंबर को अप्रोच नहीं करती. अगर किसी नंबर को अप्रोच ना कर रही हो वैल्यू तो हम कहते हैं कि 1/x स्क्वायर लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x अप्रोचेस टू 0. जब x 0 को अप्रोच करता है फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही. क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमें 0 पे वो आंसर इनफिनिट दे देती है. To indicate the kind of behavior exhibit in example number 8, we use the notation limit x approaches to 0 1/x square equal to infinite. कि जब x ने 0 को अप्रोच किया फंक्शन ने किसको अप्रोच किया? इनफिनिट को. This does not mean that this infinite does not mean that we are reading infinite as a number. इसका ये मतलब नहीं है कि infinite को हम एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं. Nor does it mean that the limit exists. ना ही इसका ये मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. It simply express the particular way in which that लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये सिर्फ यही शो कर रही है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. 1/x स्क्वायर कैन बी मेड एज लार्ज एज वी लाइक बाय टेकिंग x क्लोज एनफ टू 0. जितना x को 0 से हम क्लोज ले जाएंगे हम अपने 1/x स्क्वायर को उतना ही लार्ज कर सकेंगे, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच नहीं करेंगे बल्कि इन्फिनिट को अप्रोच कर देंगे. जब हम इन्फिनिट को अप्रोच कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. इन जनरल वी राइट सिंबॉलिकली एज सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको लिमिट x approaches to f of x equal to infinity to indicate that the values of f of x tends to become large and large or increase. Okay. बेटा आप में से किसी की वीडियो अगर कोई ऑन है तो उसको ऑफ कर लें. To indicate that the values of f of x tends to become large and large or increase without bound. किसी बाउंड के बगैर इंक्रीज हो रही हैं. जब कोई खास नंबर आ जाए तो वो हमारी बाउंड होती है. मीन इस बाउंड तक हम गए हैं लेकिन यहाँ वो बहुत लार्ज हो रही हैं, कोई बाउंड नहीं है. As x become closer and closer to a, जितना x से क्लोज होता जा रहा है उतना फंक्शन हमारा दूर होता जा रहा है. Intuitive definition of an infinite limit let f be a function. इस concept को देने के बाद हम एक defined definition दे सकते हैं कि f be a function defined on both sides of a. फंक्शन f है जो 0 की दोनों साइड्स पे डिफाइंड है. a आपका 0 है यहाँ पे except possibly at a itself, लेकिन itself 0 के ऊपर वो डिफाइंड नहीं है. Then limit x approaches to f of x is equal to infinite. Means that the values of f of x can be made arbitrarily large. इसका मतलब है कि f of x की वैल्यूज को हम arbitrarily large ले सकते हैं, as large as we please by taking x sufficiently close to a. जितना a से close तरीन लेना चाहते हैं but not equal to a, लेकिन exact a की equal हम उसको नहीं लेंगे. मैम एक एग्जैक्ट क्यों नहीं ले सकते उसको? बेटा ए पे वो इन्फिनिट दे रही है ना, ए पे हमको इन्फिनिट आंसर मिल रहा है तो हमने उसका सिर्फ लिमिटिंग बिहेवियर उसकी नेबरहुड में चेक करना है. एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर हमको इन्फिनिट आंसर मिल रहा है. ओके ओके मैम. और ए से ज्यादा भी नहीं है, उससे कम लिखना है भाई, लिमिट में पुट करना है. मीन्स आपका अगर ए 0 है तो आप 0 से 1 की तरफ नेबरहुड पॉइंट्स पे बिहेवियर चेक करते हैं और 0 से -1 की तरफ पॉइंट्स पे नेबरहुड बिहेवियर चेक करते हैं. 0 से 1 पॉइंट्स के दरमियान वो आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है, -1 के दरमियान भी वो आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है. किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच नहीं करता बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर वो आपको जाके इन्फिनिट दे देता है. सो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन्फिनिट लिमिट की जो है वो डेफिनेशन है. ओके ओके मैम. अगर तो किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच कर जाए तो फिर तो हमारा ग्राफ वहां पे ब्रेक हो जाता है ना, लेकिन जब वो किसी खास पॉइंट को अप्रोच ही नहीं कर रहा तो वो आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है. इस कंडीशन को हम डील करेंगे यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स के साथ और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के साथ. ओके So another notation, limit x approaches to a f of x is equal to infinity. We can say that when x approaches to a, our function is approaches to infinite.
We can also write this as limit x approaches to f of x equal to infinity, और इसको तीन तरह से पढ़ सकते हैं. The limit of f of x as x approaches a is infinity, f of x becomes infinite as x approaches to a, f of x increases without bound as x approaches to a. तीनों स्टेटमेंट्स का सेम मीनिंग है कि जब x a को अप्रोच करता है फंक्शन या तो आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाता है, या फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है, या फिनिट को अप्रोच करता है. हम तीनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं. This definition is illustrated graphically in figure number 12 में. 12 में उसने शो किया, उसने कहा जब x की हम राइट लिमिट लेते हैं या x की लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो हमारे फंक्शन जो है वो किसी बाउंड के बगैर इंक्रीजिंगली जो है वो मूव करते बढ़ते जाते हैं, और इटसेल्फ उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन हमें इन्फिनिट दे देता है. तो हम कहेंगे कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू f of x इज इक्वल टू इन्फिनिट है. और ये a जो है ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा अगर यहाँ पे इसके नेबरहुड में जो ग्राफिकल अप्रोचेस जा रही हैं वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रही हैं. फिर हमारा a जो है ये हमेशा वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे. Let f be a function defined on both sides of a, except possibly at a itself. The limit x approaches to f of x equal to minus infinity. जैसे हमने प्लस इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट दिया है वैसे ही हमारी माइनस इन्फिनिट है. जब फंक्शन में x a को अप्रोच करे और फंक्शन माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है. तो यही a जो है वर्टिकल एसिम्पटोट तो रहेगा, लेकिन अब जो फंक्शन का बिहेवियर है वो नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ बढ़ रहा है और आर्बिट्रेरी बढ़ता जा रहा है, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर बाउंड नहीं हो रहा. Like if you taking your function 1 over x square, then you have answer infinite, but if you apply minus on that function then this is the answer is minus infinite. तो अगर आप 1 over x square फंक्शन लोगे तो हमारा यही बिहेवियर जो है वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड इन्फिनिट की तरफ होगा, और अगर इसके साथ माइनस अप्लाई कर देते हो तो यही बिहेवियर डाउनवर्ड माइनस इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा. So limit x approaches to a minus, अब a की इस साइड पे जो है वो भी आपको इन्फिनिट देगा. लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f of x इक्वल टू इन्फिनिट अगर 1 ओवर x स्क्वायर होगा तो हम ये दो लिमिट डिस्कस करेंगे. अगर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर टाइप के फंक्शंस होंगे तो हम ये दो लिमिट्स डिस्कस करेंगे. फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करती है, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करती है. ये कुछ आपको बिहेवियर दिखाए गए हैं. ये हमारे वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं जिसकी हम आगे डेफिनेशन देंगे. वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है? द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, उसके साथ फंक्शन का बिहेवियर जो है अगर इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए तो वो पॉइंट हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट होता है उस लाइन पे. अब ये ग्राफ जो है ये हमें शो कर रहा है कि a की जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है तो फंक्शन ने इन्फिनिट को अप्रोच किया तो a आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है. यहाँ पर भी a की जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हो तो फंक्शन इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, ये भी आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है. जब यहाँ पे आप ए ले रहे हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर गई है, ये भी आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है. और यहाँ पर ए के साथ जो फंक्शन है ये भी माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है, तो ये भी आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है. स्टूडेंट्स क्लियर हुई स्टेटमेंट वर्टिकल एसिम्पटोट्स की? यस मैम क्लियर है. Yes, ma'am. समझ नहीं आया. एक वर्टिकल लाइन उसके साथ फंक्शन का बिहेवियर अगर आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाए, इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए, तो वो पॉइंट के ऊपर जो लाइन होती है वो हमेशा आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगी. क्लियर है? मैम पॉइंट रिपीट के Yes, ऊपर ma'am. पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट हमारा जो है ये पॉइंट हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट होगा. इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन के साथ जो फंक्शन का बिहेवियर है वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच करेगा या नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच करेगा. तो यही पॉइंट्स हमारे वर्टिकल एसिम्पटोट्स होते हैं. और यहाँ पे अभी उन्होंने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है वो अगर मेरा ख्याल है आगे आ जाएंगे, क्योंकि हम वर्टिकल के साथ हमेशा हॉरिजॉन्टल को भी डील करते हैं. मैंने चूंकि मॉर्निंग की क्लास को भी ये लेक्चर दिया था तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल अभी डिस्कस नहीं हुआ. थॉमस की बुक में हॉरिजॉन्टल डिस्कस होता था, मे बी ये आगे जाकर उसकी डेफिनेशन दें, ना दी तो फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, एग्जांपल नंबर 9 है फाइंड x अप्रोचेस टू 3 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू c 3 माइनस एंड दिस इज द आवर रैशनल फंक्शन.
हमने x3 को जब अप्रोच करा है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और उसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। आप देखेंगे एग्जैक्ट 3 के ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। सही है स्टूडेंट्स? जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 पे फंक्शन क्या बन जाता है? इन्फिनिट बन रहा है। सो जी, अनडिफाइंड कह सकते हैं, इनफिनिट कह सकते हैं, दोनों फॉर्म में। अनडिफाइंड मोस्टली हम 0/0 फॉर्म को अनडिफाइंड कहते हैं। इनफिनिट आप इसको कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ये आपके जहन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब, अच्छा ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, बहरहाल जहाँ पे आएगा वो डिस्कस ना करूंगी, वो और फंक्शन था। ओके, 3 पे हमारा फंक्शन जो है वो इनफिनिट हमें आंसर दे रहा है। इट मीन्स 3 जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन है जिसके ऊपर हमने एसिम्पटोट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो आप 3 की नेबरहुड पॉइंट्स पे फंक्शंस का बिहेवियर फाइंड आउट करेंगे। 3 की नेबरहुड क्या है आपके पास? 3 की नेबरहुड 4 है, या 3 की नेबरहुड आपके पास क्या है? 2 है। ओके, तो 2 से 3 की तरफ जाते हुए 2 से 3 के दरमियान सारे पॉइंट्स पे जब हमने इस फंक्शन का बिहेवियर चेक किया है तो ये फंक्शन हमें इस तरह की ग्राफिकल अप्रोच देता है। ग्राफ तो बनाने आते हैं ना आपको? अब यहाँ पे 2.01 पुट कर सकते हैं, 2.02 पुट कर सकते हैं, 2.03 पुट कर सकते हैं, 2.5 पुट कर सकते हैं, 2.7 पुट करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ शुरू हो रहा है। और जब आप इस फंक्शन का 4 से 3 की तरफ जाते हुए बिहेवियर चेक करेंगे तो ये ग्राफ हमारा बन, अब ये ग्राफ जो है ये अपवर्ड हॉरिजॉन्टल अपवर्ड वर्टिकल फॉर्म इनफिनिट को अप्रोच करा और ये ग्राफ माइनस इनफिनिट को अप्रोच कर रहा है। तो ये आपके पास 3 क्या होगा? ये आपका एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। 3 प्लस पे ये पॉजिटिव इनफिनिट को अप्रोच कर रहा है और 3 माइनस पे ये माइनस इनफिनिट को अप्रोच कर रहा है। सो वी कैन से दैट x equal to 3 इज आवर वर्टिकल एसिम्पटोट्स। 3 हमारा क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट है इस पे। मैम The graph the curve is given in figure 5. The line x equal to 3 is the vertical asymptote. ये बेटा मैम एग्जैक्ट 2 और 4 वैल्यू नहीं पुट कर सकते? कौन सी? 2 और 4 3 के कर नियर जो सकते है। हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 2 और 4 भी कर सकते हैं। उसने तो 2 से आगे ले जाके 1 0 भी किया। मैं बता रही हूँ कि सिर्फ नेबरिंग पॉइंट पे बिहेवियर चेक करना है। नेबरिंग पॉइंट हम मोस्टली जो जब प्रिसाइज डेफिनेशन लेते हैं तो 3 से 4 पे जाते हैं या 3 से 2 पे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट तो यही है ना कि 3 से अबव फॉर्म में जाना है या 3 से बिलो फॉर्म में जाना है। ओके, यस मैम। फाइंड द वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन f of x equal to tan x। इस फंक्शन का ग्राफ तो आपने पीछे देखा था, इसी तरह बनते थे ग्राफ्स इसके, क्योंकि tan x किस फॉर्म में लिखा जाता है? sin x cos x। cos x जहां पर भी 0 होगा वहां पे tan क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। सो cos π/2 पे 0 होता है तो π/2 जब x की वैल्यू π/2 होगी तो वहां टेंज इन्फिनिट हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3π/2 होगी वहां पर भी टेंज इन्फिनिट हो जाएगा। जब x की वैल्यू -π/2 होगी वहां पर भी टेंज इन्फिनिट हो जाएगा। जब x की वैल्यू -3π/2 होगी तो वहां पर भी ये इन्फिनिट होगा एंड अप टू सो ऑन, ये मूव करता जाएगा। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। यस ये मैम। देखिए π/2 पे भी टेंज हमारे पास क्या है? जब हम π/2 पुट करेंगे तो π/2 हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। 3π/2 भी एक वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। π/2 भी -π/2 भी एक वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। -3π/2 भी हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। हम देखते हैं कि हमने बिहेवियर जब है π/2 माइनस पे चेक किया और π/2 प्लस पे हम चेक करें। हमने एक वैल्यू ले ली है जिसपे हम टेंज का बिहेवियर, जब आप π/2 माइनस पुट करते हैं, π/2 माइनस का मतलब ये है कि π/2 से पीछे, π/2 से 0 की तरफ। यस मैम। यस अब मैम। π/2 से जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं, π/2 से 0, 0 से π/2 पॉइंट्स के दरमियान हमारा ग्राफ हमें क्या आंसर दे रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही है ना, 0 से π/2 इन पॉइंट्स यस के ऊपर मैम। फंक्शन 0 से π/2 है, मींस पॉजिटिव इन्फिनिट दे रहा है। और π/2 प्लस पाई से π/2 पॉइंट्स के दरमियान ये किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। यस मैम। यस मैम। It mean our π/2 is our vertical asymptote। π/2 हमारा क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट है। वर्टिकल। यस मैम। मैम आपकी इसी आवाज नहीं आ रही। सब स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है, कुछ को नहीं आ रही? आ रही है मैम वॉइस। आ रही है मैम। आ रही है मैम जी कभी कभी कट जाती है मैम, आपकी बात कट जाती है। बेटा, अब फिर आपको पता है कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ना आपका कोई कसूर है। ये तो इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस का ही कसूर हो सकता है। बहरहाल किसी पॉइंट से समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है?
मैम एक दफा एसिम्पटोट वाला रिपीट कर दें। ओके बेटा, जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट फाइंड करना चाह रहे हो उस पॉइंट पे अगर आंसर इन्फिनिट आ जाए, किसी पॉइंट पे अगर लिमिट फाइंड करना चाह रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट आ जाए, तो वो पॉइंट आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा हमेशा। ठीक है, आपका वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन जो है पॉजिटिव इन्फिनिट को या नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए, तो वो पॉइंट हमेशा आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। उसकी डिफरेंट फिगर्स उसने शो की हुई हैं कि जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हो ए की, तो लेफ्ट हैंड साइड से वो पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर गया है, यहाँ से आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है। तो ये ए जो है, ए की लेफ्ट साइड पे फंक्शन ने, जब हमने ए पे लिमिट पुट की है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो फंक्शन आर्बिट्रेरी अप्रोच कर रहा है, किसको, रेखक पे जाके इन्फिनिट बन जाता है। तो ये ए आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। अब अगर आप ए की राइट हैंड लिमिट पुट करते हो, तो राइट हैंड लिमिट पे भी फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए, तो वो पॉइंट आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर फंक्शन माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि ये हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर माइनस इन्फिनिट की तरफ है, एंड अप टू सो ऑन। इसको हमने इस एग्जांपल पे अप्लाई किया है। 3 के ऊपर इटसेल्फ ये फंक्शन इन्फिनिट आंसर दे रहा है, इट मींस 3 हमारा क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। उसकी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से 4 के दरमियान या 3 से 5 के दरमियान पुट करेंगे, तो फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ आर्बिट्रेरी लार्ज होता जा रहा है, कहीं पे भी नहीं रुक रहा। और जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो भी वो माइनस इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करता है, कहीं नहीं रुक रहा। तो हम देख रहे हैं कि 3 की दोनों साइड्स पे वर्टिकल एसिम्पटोट, 3 की दोनों साइड्स पे ग्राफ का जो बिहेवियर है वो आर्बिट्रेरी लार्ज है। सो वी कैन से दैट 3 इज आवर वर्टिकल एसिम्पटोट, 3 हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है। इसी तरह हमने π/2 पे फंक्शन का बिहेवियर चेक किया। जब 0 से π/2 के दरमियान हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक किया, तो टेंज पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। और जब पाई से π/2 के दरमियान पाई की राइट लिमिट फाइंड की है, तो वो नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि π/2 जो है वो हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। यही डिस्कशन जो है वो इसमें कर रहे हैं कि आपने एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं फंक्शन के। तो इस फंक्शन के बहुत सारे एसिम्पटोट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे फंक्शन इन्फिनिट हो रहा है। हर वो पॉइंट जिस पे कॉस 0 हो जाएगा उस पे रेंज इन्फिनिट हो जाएगा। Because we can write tan x as is equal to sin x over cos x. There are potential vertical asymptotes where cos x equal to 0. जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ वहाँ टेंज के vertical asymptotes मौजूद होंगे। In fact, since cos x approaches to 0 plus as x approaches to π/2 minus, and cos x approaches to 0 minus as x approaches to π/2 plus, whereas sin x is positive near 1 when x is near π/2, we have, वो ये सारी डिस्कशन यही कर रहा है कि π/2 माइनस पे x जब π/2 माइनस को अप्रोच करेगा, ये π/2 माइनस है, माइनस पाई से सॉरी ये 0 से π/2 को जब उसने अप्रोच करना है, cos अप्रोच 0 माइनस, तो cos हमारा किसको अप्रोच करता है, 0 माइनस को अप्रोच करता है। मींस हम उसमें जो 0 है उसको नेगेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे, मींस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जी बेटा। मैम ऐसे तो फिर हमारा ये -π/2 भी वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। -π/2 बिल्कुल आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, -3π/2 भी आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। बता रही हूँ कि जहां जहां cos 0 है वहां वहां टेंज का एसिम्पटोट्स मौजूद है आपके पास। ठीक है, ओके। जी मैम। This is arbitrary large because the domain of tangent is माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हमने डिस्कस की थी, तो उसके अंदर इन्फिनिट मैनी वर्टिकल एसिम्पटोट्स डिस्कस होंगे। 5π/3, 7π/3, -5π/3, -7π/3 एंड अप टू सो ऑन, आप बढ़ते जाएंगे। जहां पर भी π/2 का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आपका वर्टिकल एसिम्पटोट मौजूद होगा इसमें। ठीक है, प्लस एन पाई मीन्स π/2 प्लस एन पाई। टेंस को जब पीरियड है 1 पाई होता है ना टेंस का पीरियड,
तो n की वैल्यूज पुट करते जाएं। जब n को 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स, n को 1 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई 3 पाई बाय 2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स, n को -1 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। सो n की वैल्यू 0 से प्लस माइनस इन्फिनिट तक जितनी मर्जी पुट कर दें, इन्फिनिट मैनी वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की। 1 पे उसका बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 से अबव वैल्यूज के लिए फंक्शन का बिहेवियर ये है, और 1 से 0 के दरमियान फंक्शन का बिहेवियर जो है वो आपको लग रहा है कि माइनस इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो वी से दैट 0 पे सॉरी बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज के लिए जो बिहेवियर है वो माइनस इन्फिनिट की तरफ है, और 1 से अबव वैल्यू के लिए जो है वो आपका पॉजिटिव इन्फिनिट। तो 0 प्लस पे हम जो है वो इस फंक्शन का नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो है इसका बिहेवियर चेक करते हैं। तो 0 प्लस जो है ये हमारे पास 0 जो है एक वर्टिकल असिम्पटोट है, लेकिन हम इसको सिर्फ इसकी राइट लिमिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फंक्शंस होते हैं, नेचुरल फंक्शंस होते हैं, वो नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड नहीं होते हैं। तो इसका जो बिहेवियर हमने चेक करना है वो हमने ग्रेटर वैल्यूज के ऊपर ही डिस्कस करना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा जीरो जो है वो वर्टिकल असिम्पटोट है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये हमें इन्फिनिट आंसर दे देते हैं, ये फाइंड आउट नहीं होते लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे। मैम जी अगर वो हमें कहें कि नेगेटिव के लिए मालूम करें, तो हमने लिखना है कि ये डिफाइन नहीं है। yes natural logarithmic function always defined for positive values, 0 and positive values, not defined on negative values। ये आपका जब आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन की होगी नेचुरल लॉग की, तो मैंने बताई थी कि ये सिर्फ 0 पे ये पॉजिटिव वैल्यूज पे फाइंड आउट होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फाइंड आउट नहीं होते हैं। ठीक है? ओके मैम। सो एक्सरसाइज में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को? 18 तक दिए थे, 6 नहीं। ओके 18 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो करना है वो 23 करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 21 करना है, 23 करना है, 25 और 27 करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 करना है। मैम 31 के बाद दोबारा एक दफा बोल दीजिएगा। मैम रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। 31 के बाद 31 से लेके 30, 43 तक आप इसमें जो हॉट क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43। ओके 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43। ओके मैम 21 से आगे रिपीट कर। 21 से आगे आपके हैं 23, 25, 27। उसके बाद 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43। क्वेश्चन नंबर आपने 44 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 45 करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 47 करना है। अभी आपने सिर्फ यही तक क्वेश्चंस करने। ओके जी मैम। मैम जी क्वेश्चन नंबर 6 जी नहीं करना आपने, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना आपने कहा नहीं था कि उसमें आपने कोई बात बतानी है, वो फिर करेंगे। मैंने बेटा आपसे कहा था मैंने ये बतानी है, मेरी बुक ऑफिस में पड़ी है यूनिवर्सिटी में, और मैं परसों लाहौर आ गई थी। ठीक है, दोबारा मैंने परसों यूनिवर्सिटी जाना है, तो वहाँ बुक देख के वहाँ से वो टॉपिक आपको मैं वहाँ से करवाऊंगी। अभी बुक मेरे पास नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में। ओके मैम। ओके जी, टॉपिक 2.3 है कैलकुलेटिंग लिमिट्स यूजिंग द लिमिट लॉज। अगर आपको लिमिट की समझ आ गई है तो 2.3 टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इजी है आपका। सिर्फ लिमिट लॉज लगाने हैं। जब लिमिट दो फंक्शंस के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए सेम पॉइंट पे अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके सम पे भी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर दो फंक्शंस की सेम पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके डिफरेंस पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है।
अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अप्लाई हो रहा तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, लिमिट सिर्फ फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होती है। और अगर कोई दो फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई हो रही हो सेम पॉइंट पे तो उनके प्रोडक्ट पे, उनके कोशेंट पे हमेशा होती है, लेकिन कोशेंट में जो लिमिट है वो हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए। दीज आर नोन एज सम लॉ, difference law, constant multiple law, this is your constant multiple law, this is your product law and this is your quotient law। ये आपका quotient law है। इनको हम verbally इस तरह से लिखते हैं, तो ये आपने देख लेना है, बहुत इजी है। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 आ गई है, जिसको हमने कल भी बार बार डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ गिवन दिया होगा आपको, आपने सिर्फ लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो सम फंक्शन की लिमिट आपने फाइंड करनी है। ये बेसिकली दो लॉ अप्लाई हुए हैं इस फंक्शन पे, एक तो दो फंक्शंस का सम है सेम पॉइंट पे, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने कौन से दो लॉज यूज किए, एक सम लॉ और तीसरा कांस्टेंट मल्टीपल लॉ। एट अ टाइम हम दो लॉ यूज करें, एक सम लॉ और दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल लॉ। तो हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है जब x-2 को अप्रोच करे। तो इस सम की लिमिट हम तब अप्लाई कर सकते फाइंड कर सकते हैं जब पहले फंक्शन ऑफ x की और g ऑफ x की लिमिट्स हमें पता होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बाय लिमिट लॉ 1 लॉ को यूज करते हुए हमने इसको सम फॉर्म में लिख लिया। अब -2 पे पहले f ऑफ x की लिमिट फाइंड करते हैं, फिर -2 पे g ऑफ x की लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है -2, यही पॉइंट है स्टूडेंट्स। ओके, अब इस पॉइंट पे दो फंक्शंस हैं, एक जो पिंक कलर में नजर आ रहा है ये f ऑफ x है, और जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं ये हमारे g ऑफ x है। ओके, तो 2 पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन का बिहेवियर -2 पे फंक्शन का बिहेवियर या -1 से होगा या -3 से। जब -3 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो आंसर 1 मिल रहा है, और जब -1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो भी आंसर 1 ही मिल रहा है। इट मीन लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x आपको क्या आंसर देगा? 1। यस, 1 होगा, क्योंकि माइनस जी लिमिटिंग बिहेवियर, नॉट एग्जैक्ट बिहेवियर, लिमिटिंग बिहेवियर। 1 को अप्रोच कर रहे हैं ना दोनों फंक्शंस। फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। हमने ये नहीं कहा फंक्शन इक्वल है 1 के, हमने कहा कि जब -1 2 को अप्रोच कर रहा है और -3 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। हम अप्रोचिंग वैल्यू देते हैं, नॉट एग्जैक्ट इक्वल। ये इक्वालिटी में नहीं आती, ये ध्यान में रखना है। फंक्शन 1 को अप्रोच करता है जब x किसी भी वैल्यू को अप्रोच करता है। ओके, so we say that limit x approaches to -2 f of x equal to 1। अब हमने g को पुट करना है कि g जब हमारे पास क्या है, जब -3 और -1 जो है वो 2 को अप्रोच करें। जब -1 -2 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर हमें दे रहा है -1, और जब 3 2 को अप्रोच कर रहा है तो -3 भी -2 को अप्रोच करके आंसर आपको क्या दे रहा है? -1। ऐसे ही है। ओके, सो लिमिट x approaches to -2 g of x equal to -1 पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? -4। इट मींस इस फंक्शन की अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है पॉइंट के ऊपर, तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है -2 पे, और आंसर हमें क्या दे रही है? -4। ओके, अब हमने बी पार्ट जो है वो देखना है। तो बी पार्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x plus 5 g of x exist and give us the answer -4। नेक्स्ट बी भी हमने लिमिट फाइंड करनी है, x अप्रोचेस टू 1 f of x g of x। अब इस लिमिट को कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, हमने उस पॉइंट पे f of x की लिमिट फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे g of x की लिमिट फाइंड करनी है। अगर f of x g of x की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इस प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों में से किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 पे फंक्शन का बिहेवियर हम देख लेते हैं। 1 पे फंक्शन का बिहेवियर जो है, जब 2 1 को अप्रोच करता है या 0 1 को अप्रोच करता है तो 2 1 को अप्रोच करते हुए आंसर हमें 2 दे रहा है, और 0 भी 2 1 को अप्रोच करते हुए आंसर 2 ही दे रहा है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x is equal to 2। यस 2, बिल्कुल। अब हमने 1 पे g का बिहेवियर देखना है। अब g जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो
2 से 1 की तरफ, 0 से 1 की, जब 0 से 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये ग्राफ बना हुआ है, जब 2 से 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये ग्राफ, जब 2 1 को अप्रोच करता है तो आंसर -1 है, और जब 0 1 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर -2 है। इट मींस जी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? नहीं। नहीं करी। नहीं कर नहीं कर रही। रही। ओके, here limit x approaches to 1 f of x equal to 2 which is exist, but limit x approaches to 1 g of x does not exist because the left and right limits are different. Limit x approaches to 1 minus g of x equal to -2 and limit x approaches to 1 plus g of x equal to -1. Left limit not equal to right hand limit, so the limit of g of x या राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट की जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया है तो एफ ऑफ एक्स 2 को ही अप्रोच कर रहा था, जी ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा था? -2 को। और जब हमने उसकी 1 पे राइट हैंड लिमिट प्रोडक्ट की फाइंड की है तो फंक्शन तो 2 को था अप्रोच करता, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा -1 को अप्रोच कर रहा था, सो -2। अब इस फंक्शन की भी जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसकी भी या लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी या राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। टू साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, टू साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट वन साइडेड लिमिट्स आर एग्जिस्ट, that is left hand limit and right hand limit. Now graph C shows that, C को देखना है, C क्या है आपका? क्वेश्चन है ऑफ टू फंक्शंस, तो उसमें x अप्रोचेस टू 2 f of x फाइंड करना है और x अप्रोचेस टू 2 g of x फाइंड करना है। जब 2 पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 के ऊपर, ये 2 है, 2 पे के ऊपर बिहेवियर अप्रोक्सीमेटली 1.5 देता है, नॉट एग्जिस्ट 1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.4। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। एग्जैक्ट वैल्यू हो तो हम लिख देते कि ये 2 को अप्रोच करता है, 3 को, 5 को, तो उसने अप्रोक्सीमेशन दे दी है, क्योंकि ये 1.4 हो सकता है, 1.41 हो सकता है, 1.42 हो सकता है, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, हम तो सिर्फ ग्राफ को देख के कह रहे हैं कि तकरीबन इतना सा है। और जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g of x फाइंड करें तो 0 आ रहा है। ऐसा ही है स्टूडेंट, देख लेते हैं। जब ये 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को या 3 ने अप्रोच करना है या 1 ने, जब 1 ने 2 को अप्रोच किया तो आंसर 0 मिल रहा है हमें, और जब 3 2 को अप्रोच कर रहा है फिर भी आंसर 0 ही दे रहा है। तो g of x तो 0 हो गया, लेकिन हम कहते हैं कि रैशनल फंक्शंस में जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है वो हमेशा नॉन जीरो रहनी चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो इट मींस इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है? यस मैम। ओके, g of x आपका 0 आ गया, सो ये लिमिट भी होल फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। तो उसके बाद ये लॉज आपने पढ़े हैं एफएससी में, बहुत क्लियर 6 लॉ है, पावर लॉ इसको बोलते हैं, कि अगर किसी फंक्शन की पावर n हो उस पे लिमिट अप्लाई करें, या हम फंक्शन की लिमिट लेके फिर पावर लें, तो दोनों सूरतों में आंसर इक्वल होता है। दिस इज नोन एज पावर लॉ, ये आपका एक पावर लॉ है। और 7 हमारी प्रॉपर्टी ये है कि किसी कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आप जब लिमिट अप्लाई कर देते हो तो कांस्टेंट ही आंसर रहता है। लाइक अगर हम अपने फंक्शन पीछे डिस्कस किए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। लेकिन अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 हो, सिर्फ 3 हो, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिर्फ 5 हो, या एफ ऑफ एक्स सिर्फ 7 हो, अगर मैं कह दूं सपोज मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, तो मैं अब यहाँ पे जितनी मर्जी लिमिट चेंज करती हूँ, मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो 3 में 1 तो नहीं पुट होना, क्योंकि 1 लिमिट तो वेरिएबल के अंदर पुट होती है, कांस्टेंट में तो पुट ही नहीं होती, तो ये तो 3 ही रहेगा। मैं यहाँ कह दूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो 3 ने तो 3 ही रहना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7, 3 ने तो 3 रहना है। सो इनफाइनाइट मैनी लिमिट्स भी ले लें, लेकिन कांस्टेंट ने कांस्टेंट ही रहना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। ओके, अब 8 प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि ये एक वेरिएबल है, इसमें जो भी लिमिट पुट करेंगे आंसर वही लिमिट आ जाएगी। अगर आप लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1,
तो यहाँ 1 पुट होके 1 आंसर दे देगा। अगर आप लेते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 तो 2 पुट होके 2 आंसर दे देगा। अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेते हो तो 3 पुट होके 3 आंसर दे देगा। दैट इज योर प्रॉपर्टी 8। क्लियर है ये भी? यस मैम क्लियर है। यस सर। यस मैम। 9 प्रॉपर्टी सेम यही प्रॉपर्टी है जैसा कि प्रॉपर्टी 8 है, लेकिन इस 9 प्रॉपर्टी में जो आपका लॉ 8 और लॉ 6 है इसको कंबाइन कर दिया गया है कि अगर आपका फंक्शन x हो और उसकी कोई पावर हो xn बन जाए तो जो भी लिमिट होगी वो आपको पावर में दे देगी। 1 लेंगे तो 1 की पावर n बन जाएगा, 2 लेंगे तो 2 की पावर n बन जाएगा। n को भी आप फिक्स कर सकते हैं, n 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर 2 लेंगे और लिमिट आपकी 3 होगी तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, और अगर 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? If we put f of x equal to x in log 6 and 8, we get another useful special limit। तो हमारे पास एक और स्पेशल लिमिट का केस है। उसके बाद स्क्वायर रूट या रूट फंक्शंस के ऊपर आप लिमिट लगा दो तो वो हमारे पास भी उसी फॉर्म में ओपन होती है, जहाँ वेरिएबल है वहाँ आपकी लिमिट पुट हो जाएगी। और n भी अगर आपका x या a जो है जो इवन लिमिट आप पुट कर रहे हो अगर वो इवन होगी तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए उसे, और अगर वो ऑड है n की टर्म अगर आप ऑड कर देते हो तो फिर आप अपना x जो है उसको नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर n इवन है तो ये कांस्टेंट हमेशा अंदर पॉजिटिव होगा। अगर n को आप ऑड ले लेते हो तो अंदर कांस्टेंट माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप n को 3 लेते हो तो आप x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर आप 5 लेते हो तो आप x की पावर 1/5 ले सकते हैं, उसमें आप x को नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर n इवन है तो फिर जो अंडर रूट में हमारा एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 सेम वेरिएबल के साथ फंक्शंस कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ यहाँ पे x ही रखना है, x की जगह आप अपना फंक्शन चेंज भी कर सकते हैं। x स्क्वायर भी हो सकता है, आप sin x का अंडर रूट ले सकते हो, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंडर रूट ले सकते हो, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन अप्लाई करके भी ये रूट लॉ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी इवेलुएट करना है इन लॉज को यूज़ करके हुए। वैसे तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आप डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस पर कुछ लॉ अप्लाई कर दिए हैं। जैसा कि ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि इस पर सम लॉ भी हुआ हुआ है और डिफरेंस लॉ भी हुआ हुआ है एट द टाइम। सो बाय लॉ 2 and 1, 2 और 1 लॉ को हमने कंबाइन किया है और अपनी लिमिट जो है वो फाइंड आउट की है। फाइंड आउट करने के बाद 5 पुट करें वेरिएबल में, 3 पुट करें और 4 करें, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है कि आप कोई भी लिमिट ले लें तो वो कांस्टेंट ने तो कांस्टेंट ही रहना है। और बाकी 2 लिमिट्स लॉज अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया। 3 लॉ यूज किया है जी। तो ये साथ लिखना जरूरी है कि ये बाय लॉ 2 है बाय लॉ 1 है? बेटा ये फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई हुआ ना, ये आपको फंक्शन क्या नजर आ रहा है? इस पे देखें तो 2 फंक्शंस का सम या 2 फंक्शंस का डिफरेंस नहीं नजर आ रहा आपको? मैम वो तो मैं पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि साथ लिखना जरूरी है कि ये हाँ जी, बाय लॉ लिखना ये लिखना जरूरी है। जब आप बीएस लेवल पे होते हो तो आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ती हैं। हायर लेवल पे जाके हम इतना मेंशन नहीं भी करते क्योंकि वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लेकिन यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक आपको मैं एमसीक्यूज दे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये कौन सा लॉ यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा लॉ यूज किया गया है। ठीक है मैम, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज हुआ है? yes, you can say that 2 is the constant function, x is the x square is any other function, you have to take in the product of 2 function। constant law भी आप यूज कर सकते, सॉरी मल्टीप्लिकेशन लॉ। constant law की बात की है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मैंने प्रोडक्ट लॉ कहा था। yes, this is the product of 2 function, you can also say that। okay, यस by 3 हमारा प्रोडक्ट लॉ था। में 3 हमारा कांस्टेंट मल्टीपल था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज, सॉरी ये कांस्टेंट मल्टीपल था, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ना था ना, ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ना था। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इसको कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ ही कहा है
लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ये फंक्शन भी तो हो सकता था, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। तो हम इन अदर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन का लॉ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम 2 पे लिमिट अप्लाई कर देते तो उसने 2 ने एज इट इज रहना था, ठीक है। इन द सेंस हम वो कर सकते हैं, लेकिन हमने वो उसने यूज नहीं किया, उसने जस्ट उसको कांस्टेंट के साथ डील कर लिया है। लेकिन आप उस लॉ को भी देख सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट लॉ की प्रोडक्ट लॉ की जब वो बात करता है तो 2 फंक्शंस की बात करता है। अब मैं आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि फंक्शन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, और दूसरा कोई भी पोलिनोमियल टाइप या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकता है। तो अगर आप उसको कांस्टेंट फंक्शंस के साथ डील कर रहे हो तो फिर वो कांस्टेंट मल्टीपल टर्म में ही आ जाएगा। अगर आपका एनी अदर कांस्टेंट के अलावा कोई भी दूसरा फंक्शन है तो फिर उसको वो प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे डील करेगा। जब उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया तो उसने उसको कांस्टेंट टर्म के साथ ही डील किया। लेकिन यू कैन से दैट दिस इज आल्सो अ फंक्शन बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे भी डील हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में भी लिमिट लॉ यूज हुआ है, रैशनल लॉ यूज हुआ है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज पे सम डिफरेंस लॉ यूज हुआ है, नीचे भी डिफरेंस लॉ यूज हुआ है आपका, जो बताए गए हैं। उसके बाद ये कांस्टेंट लॉ है, और ये आपके पास पावर लॉ है, ये भी पावर लॉ है। ये सारे लॉज जो है वो बताए हैं और आपके आंसर जो है फाइंड आउट किए हैं। इसको देख लें, बी पार्ट को समझ आ गई है। हम आगे डिस्कशन करें। अच्छा जी, यहाँ ये तो समझ आ जाएगी, लॉ यूज करते हुए सिर्फ आंसर फाइंड किया। आप आगे नोट के बता रहे हैं, नोट बता रहा है कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं इन पे हम डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन फंक्शंस को हम डिफाइन करें कि इस पे ये लॉ फाइंड हुआ, ये लॉ फाइंड हुआ, ये लॉ फाइंड हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कि हायर लेवल पे जाके आप इनको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अभी भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको मसला वहाँ होगा जहाँ MCQs में आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा लॉ यूज किया, तो आपको पता होगा। तो फिर हमने इसको बाय यूजिंग लॉ ही सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ओके, आप मैम पेपर में ला लिखना लाजमी होगा, फिर आप नंबर काटेंगे अगर नहीं लिखा तो। बेटा अभी तो पेपर की वो बात तो हम करेंगे नहीं ना कि ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। मैंने आपको कहा कि आपने जो तैयार करना, अभी तक हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तो आपका MCQs टाइप का पेपर होगा। MCQs के लिए आपको पता होगा कि आपने कौन सा लॉ डिफाइन कैसे करना है, वो तो पता होना चाहिए ना आपको। यस मैम। ठीक है, अब इसी चीज की वो डिस्कशन आगे करने लगा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कब नहीं कर सकते। If f is polynomial or a rational function and a is in the domain of f, then limit x approaches to a f of x equal to f of a। अगर f कोई polynomial function हो या rational function हो और a उसकी डोमेन का कोई पॉइंट हो, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है 5 पे उसने पुट किया, 5 पे वो उसको फंक्शन के अंदर चेक कर रहा है। तो when limit x approaches to 5 f of x equal to 39। ये तब पॉसिबल है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी जब आपका फंक्शन या पोलिनोमियल हो या रैशनल फंक्शन। क्लियर है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पोलिनोमियल में कर सकते हैं या आप रैशनल फंक्शंस में कर सकते हैं, अगर उसकी डोमेन के अंदर किसी पॉइंट पे आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आपका फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शन हो, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें कोई ऐसी टर्म मिल रही हो जहाँ पे g of x 0 हो, तो फिर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं कर सकते। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप रैशनल फंक्शंस के अंदर या पोलिनोमियल के अंदर तभी कर सकते हैं जब आपके फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किसी पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी फेल हो रही है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। तो हम इस पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें ये बताती है कि हमारा फंक्शन जो है वो इनफिनिट बन जाता है। लेट f of x equal to x square minus 1 over x minus 1। We cannot find the limit by substituting x equal to 1 because f of 1 is not defined
नो नॉट वी कैन अप्लाई द क्वोशंट लॉ, हम क्वोशंट लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्वोशंट लॉ में हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, फिर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम ना तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करें ना हम इस पे क्वोशंट लॉ लगा सकते हैं। इंस्टेड वी नीड टू डू सम प्रीलिमिनरी अलजेब्रा, उसने कहा इसकी बजाय हमें कुछ प्रीलिमिनरी अलजेब्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा और फिर लिमिट जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो हमने अलजेब्रा यूज़ किया, इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर्स बनाने के बाद उसको हमने देखा कि जो हमारे पास x माइनस 1 है वो x माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस 1। फिर उसमें हमने जब 1 पुट किया है तो अब फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है जब x 1 को अप्रोच करता है। तो अब डिफरेंस क्या है, इस फंक्शन को वो f ऑफ x कह रहा है, जब इसी फंक्शन पे उसने कुछ प्रीलिमिनरी अलजेब्रा यूज किया है तो उसको g ऑफ x कह देता है यहाँ पे आके। तो दो ग्राफ बनेंगे, ग्राफ दोनों के सेम होंगे, इस f ऑफ x का ग्राफ भी सेम होगा, g ऑफ x का ग्राफ भी सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि ये 1 पे अनडिफाइंड है और अब ये 1 पे हमें क्या नजर आ रहा है, ये 1 डिफाइंड। तो यहाँ पे उसने अलजेब्रा में दो डिफरेंस जो है वो आपको दिखा दिए हैं। ये आपने जहन में रखना है कि ये फंक्शन f ऑफ x का जो जिसको हमने g ऑफ x x प्लस 1 कहा है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन देते हैं, लेकिन ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, ये 1 पे डिफाइंड होगा। ये जो होल है आपने इसको होल कंसीडर नहीं करना, ये फिल हो जाता है जब x प्लस 1 होगा। स्टूडेंट उसने यहाँ होल दे दिया है, वो होल दे के कोई अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग की भी बात करूंगी, लेकिन मैंने आपको जो अंडरस्टैंडिंग दी हुई है उसके मुताबिक जब x प्लस 1 फंक्शन है तो फिर होल क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, फिल हो जाता है। तो वो यही बात कर रहा है कि हमने ये बॉदर ही नहीं करना कि फिल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब लिमिट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट एट द पॉइंट हम फंक्शन का बिहेवियर नहीं चेक करते, बल्कि फंक्शन का बिहेवियर हम कहाँ चेक करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यूज पे चेक करते हैं, नेबरहुड्स पे चेक करते हैं। तो 1 की नेबरहुड 2 और 0 है, 0 और 2 पे फंक्शन हमें सेम वैसा नजर आ रहा है जैसा जहाँ पे नजर आ रहा है। तो g ऑफ x f ऑफ x के इक्वल है जब x a को अप्रोच कर रहा है लेकिन x नॉट इक्वल टू a है। तो वो कह रहा है f of x equal to gx when x is not equal to a, then limit x approaches to a f of x equal to limit x approaches to a g of x provided that the limit exists। उस वक्त हम कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं और उनकी लिमिट्स भी इक्वल हैं, लेकिन हम x को एग्जैक्ट a पे डिफाइंड नहीं करते या बॉर्डर नहीं करते। ये सारी उसने यही डिस्कशन दी है। In example number 3 we were able to compute the limits by replacing the given function by a simpler function। उसने कहा लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फंक्शन को एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं with the same limit। This is valid because f of x equal to g of x except when x equal to 1। 1 के ऊपर एग्जैक्ट ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1 पे 2 आंसर दे रहा, लेकिन ये 1 पे 2 आंसर नहीं दे रहा। And in computing a limit x as approaches 1, we do not consider what happens when x is actually equal to 1। हम ये कंसीडर ही नहीं करते कि x जब 1 के इक्वल है तो आंसर क्या आ रहा है, हम तो उसका सिर्फ अप्रोचिंग बिहेवियर चेक कर रहे हैं लिमिट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम ये जो फिल किया हुआ ऊपर डॉट है इसको Yes, फिर ना ये ना मैंने आपको एक तीसरा ग्राफ भी बताया था कि ऑथर खुद से भी एक वैल्यू दे देता है, हमने वो डिस्कशन की। जैसा कि आपको नीचे एग्जांपल नंबर 4 में वो ये बताना चाह रहा है कि एक वैल्यू खुद से भी दे दी जाती है। दिस वन पाई 1 के ऊपर वो आंसर आपको क्या दे रहा है, ये एग्जांपल 4 और एग्जांपल 3 का कॉम्बिनेशन ग्राफ है। उसने 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है। यस मैम। तो 1 पे उसने खुद से वैल्यू दे दी है दिस 3 पॉइंट समथिंग, लग रहा है 3 से थोड़ा सा ऊपर है ये आपके पास, ऐसा ही है। यस मैम। अब देखें g ऑफ x को उसने दो तरह से डिफाइन किया, x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। ये ग्राफ बेसिकली उसने इस फंक्शन के लिए बना दिया हुआ है। अगर आपने ये g ऑफ x उसमें x प्लस 1 कंसीडर करते तो हमेशा g ऑफ x जब x प्लस 1 है आप इसको 1 पे डिफाइन भी तो कर सकते हैं ना। जब 1 पुट करेंगे तो g ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर ये होल फिल होना था, लेकिन उसने खुद से इसको डिफाइन करके दे दिया। उसने कहा कि मैं इसको 1 पे यहाँ तो चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो होल दे रहा हूँ, क्योंकि जब x प्लस 1 को आपने 1 के नेबरहुड में देखा है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन इटसेल्फ 1 पे उसको डिफाइन नहीं कर रहा। 1 पे वो आंसर क्या दे रहा है, पाई।
तो 1 को उसने यहाँ जाके फिल किया है। तो ये दो बिहेवियर आपको नजर आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 5 के। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी है तो बता दें, अगर फिर भी कोई मसला है तो वो पूछ लें। मैम एग्जांपल 4 एक बार दोबारा समझा दें। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x फाइंड करना, g ऑफ x आपको गिवन दे दिया है। गिवन क्या दिया है कि ये x प्लस 1 जो है x की नेबरहुड को डिस्कस कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट x पे वो पोल दे रहा है। सही है? x की नेबरहुड क्या है? 0 से 2 के दरमियान। 0 से 2 के दरमियान जब आप पॉइंट्स पुट करेंगे तो x प्लस 1 हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी आपको पता है। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन इटसेल्फ 1 के ऊपर उसने बोल दिया, क्योंकि 1 पे हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, 1 पे उसने खुद से एक आंसर दे दिया पाई। अब वो कह रहा है कि आपने लिमिट डिस्कस करनी है x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x की। जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है? 2, क्योंकि जब 2 1 को अप्रोच करता है या 0 1 को अप्रोच करता है तो आंसर क्या दे रहा है? हमें 2 ही दे रहा है ना यहाँ पे। 0 जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 2 है। 2 जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो भी आंसर आपका 2 ही है। इट मीन लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लिमिट के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, एग्जैक्ट एट द पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं देखते। पॉइंट के ऊपर हमारी वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये कंडीशन आगे कंटिन्यूटी में तो यूज होगी, लेकिन लिमिट में हम इसको बॉदर नहीं करते कि सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम सिर्फ उसके नेबर में देखते हैं। हम कहते हैं अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाती है तो इट मींस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है मैम जी? उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू 1 पे पाई है, लेकिन डॉट तो 3 पे लगा हुआ है। बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.1427 तो ये 3 मैम मीन अगर हम नेबरहुड में चेक करें तो आंसर 2 आएगा, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट 1 पे चेक करें तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यस बिल्कुल। और ये आगे कंटिन्यूटी में यूज होगा। कंटिन्यूटी में अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट एट द पॉइंट पे वैल्यू सेम ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। अगर पॉइंट के ऊपर भी और लिमिटिंग वैल्यू भी सेम हो तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये डेफिनेशन आगे हम कंटिन्यूटी के अंदर यूज करेंगे। ओके यस मैम। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी है। ये आज का काम हम यहीं तक रखते हैं। आपने एग्जांपल नंबर 5, 6 और 7 जो है, 8 जो है ना, 7 तक आपने एग्जांपल 3 जो है ये डिस्कस कर लेनी है। चंगे 5, 6 आप सिर्फ कर लीजिएगा, 7 से हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, अटेंडेंस मुझे आपने याद से सेंड कर देनी है। ठीक है? ओके मैम। और अटेंडेंस अल्लाह आप हाफिज। मुझे जी ओके अटेंडेंस याद से सेंड कर दीजिए। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।